नमस्कार, सूर्य समाचार देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आयुष पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाहजहांपुर का दौरा किया है, जहां उन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का हवाई निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने जलालाबाद में 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का जायजा भी लिया है और गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार की बड़ी घोषणा उनकी ओर से की गई है। इसी को लेकर के यह खास रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी ने रविवार को शाहजहांपुर के जलालाबाद में एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य का हवाई निरीक्षण किया। सीएम योगी ने जलालाबाद तहसील में बन रही 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का जायजा भी लिया, जो आपात स्थिति में लड़ाकू और व्यावसायिक विमानों की लैंडिंग के लिए सक्षम होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक्सप्रेसवे के विस्तार की महत्वपूर्ण घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे जो मेरठ से प्रयागराज तक बन रहा है, अब मेरठ से हरिद्वार और प्रयागराज से गाजीपुर तक बढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश को प्रयागराज से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण करेंगे। इसका पीपीआर तैयार हुआ और अंततः 2020 में इसे कैबिनेट ने अपनी मंजूरी देकर के इसकी डीपीआर की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। कुल 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे 6 लेन का है और यह 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है, जिसमें 18,000 एकड़ लैंड इस पूरे एक्सप्रेसवे के लिए किसानों से खरीदा गया। और आपने देखा होगा कि कहीं भी कोई किसान से संबंधित कोई मुद्दा नहीं है। इतने लंबे, यानी देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से गंगा एक्सप्रेसवे है। 4 पैकेज में कार्य चल रहा है। इस पैकेज में जो अब तक 85% कार्य होना चाहिए था, वह कंप्लीट हो चुका है और यह तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। 594 किलोमीटर के पूरे गंगा एक्सप्रेसवे को नवंबर तक कंप्लीट करना है। जिन संस्थाओं के साथ में उत्तर प्रदेश शासन का एग्रीमेंट है, उन्हें इस कार्य को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना है और आज इन्हीं कार्यों की क्वालिटी की जांच करने, इसका निरीक्षण करने के लिए हम लोग आज निकले हुए हैं। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि किसी भी देश का विकास इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी को औद्योगिक और आर्थिक विकास का नया केंद्र बनाएगा। इंटरनेशनल मानक के अनुरूप एयर स्ट्रिप का निर्माण लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप यहाँ शाहजहांपुर में बनाई गई है, जो इमरजेंसी के दौरान किसी भी समय में यहाँ पे फाइटर विमान को या किसी भी एरोप्लेन को लैंड करने की फैसिलिटी इस एक्सप्रेसवे पर उपलब्ध करवाई गई है। एयरपोर्ट की भी व्यवस्था इस पर हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं कि इमरजेंसी में कहीं पे कोई हमें एम्बुलेंस की फैसिलिटी देनी हो तो उन स्थितियों में इसका उपयोग किया जा सकता है। मित्रों, इंफ्रास्ट्रक्चर यह किसी भी देश के विकसित होने की पहली आधारभूत शर्त होती है। वह इंफ्रास्ट्रक्चर उस देश के स्पाइनल कॉर्ड जैसी होती है, यानी उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उतना विकसित होने की संभावना उसके पास तीव्र होगी। और आपने देखा होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले 10 वर्ष में देश ने
प्रत्येक क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, रेल का हो, एयर कनेक्टिविटी का हो, वाटरवे का हो, लॉजिस्टिक का हो, इन सभी में बेहतरीन प्रगति की है। और इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से संपन्न हुआ था। शाहजहांपुर में सीएम योगी के हवाई निरीक्षण और गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार की घोषणा ने उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई गति दी है। मेरठ से हरिद्वार और प्रयागराज से गाजीपुर तक विस्तार के साथ ये एक्सप्रेसवे यूपी को आर्थिक और औद्योगिक शक्ति का नया केंद्र बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो उत्तर प्रदेश लगातार नए विकास के कीर्तिमान रचता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाहजहांबाद में के बाद हापुड़ और हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है और अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश उनकी ओर से दिए गए हैं। इसी को लेकर के ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर तहसील में सीएम योगी ने गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री आलमनगर बांगर गांव पहुंचे, जहां गंगा नदी पर बन रहे 960 मीटर लंबे पुल का जायजा भी लिया। इस दौरान उन्होंने करीब 20 मिनट तक निर्माण स्थल का दौरा किया और 3 साल से मेहनत कर रहे श्रमिकों से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया। यूपीडा के अधिकारियों ने बताया कि गंगा पुल का निर्माण 25 अक्टूबर 2025 तक पूरा हो जाएगा और नवंबर 2025 से एक्सप्रेसवे पर यातायात भी शुरू हो सकता है। इसके पहले सीएम योगी हरदोई के बिलग्राम तहसील के हसनपुर गोपाल का दौरा किया। सीएम योगी ने गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य की प्रगति भी जांची। 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक 12 जिलों को जोड़ेगा, जिससे औद्योगिक और आर्थिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गुणवत्ता और समयबद्धता काम पूरा किया जाए। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर 2021 को शाहजहांपुर में इसका भूमि पूजन किया था। यूपीडा के मुताबिक ये परियोजना न सिर्फ कनेक्टिविटी बढ़ाएगी, बल्कि इसके किनारे औद्योगिक गलियारे भी विकसित होंगे, जो रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे। हापुड़ और हरदोई में मुख्यमंत्री के दौरे से पहले पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे, जिसमें ड्रोन से निगरानी भी शामिल थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हापुड़ और हरदोई दौरा गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण को गति देने का एक और कड़ा कदम है। ये परियोजना उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों को जोड़कर विकास की नई इबारत लिखेगी। उम्मीद है कि 2025 के अंत तक ये एक्सप्रेसवे प्रदेश की जनता के लिए एक बड़ी सौगात बनकर तैयार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हरियाणा के पंचकुला में भगवान परशुराम जयंती के भव्य आयोजन में हिस्सा लिया है। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत कई दिग्गज नेताओं की यहां पर मौजूदगी रही है। ब्रजेश पाठक ने ब्राह्मण समाज की देश की सेवा को सराहा है और हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपनी अहम भूमिका का जिक्र करते हुए नजर आए। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में भगवान परशुराम जयंती का भव्य आयोजन हुआ। खास मौके पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और ब्राह्मण समाज के साधु संत भी मौजूद रहे। जनसभा संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि ब्राह्मण समाज ने हमेशा देश की सेवा की है और समाज को नई दिशा दी है। उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें यहाँ की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसे उन्होंने पूरी मेहनत और ईमानदारी से निभाया। विधानसभा चुनाव में मेरी ड्यूटी हरियाणा चुनाव में लगी थी। तरह तरह की बातें हो रही थी, लेकिन जब ब्राह्मण समाज के बीच में मैं गया, माननीय मुख्यमंत्री जी,
ब्राह्मण समाज ने आश्वस्त किया कि हरियाणा का ब्राह्मण का एक एक बेटा, एक एक बच्चा अपने बुजुर्गों की बात मान करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, अमित शाह जी के साथ है, और नायब सैनी जैसा कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं है। हम सब नायब सैनी जी को जिता करके हरियाणा में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का काम करेंगे। इसलिए मैं हरियाणा के अपने स्वजनों को प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं, बधाइयां देता हूं। ब्राह्मण समाज कोई बिरादरी नहीं है। तरह तरह के लोग चर्चाएं कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज इस देश का संस्कार है और इस संस्कारों के बदौलत हमारा देश दुनिया में सनातन धर्म की पताका को फहराने का काम कर रहा है। हमने हमेशा देश की बात की है, समाज की बात की है। ब्राह्मण समाज ने अपने व्यक्तिगत हितों के लिए कभी लड़ाई लड़ने का काम नहीं किया है। हमारा इतिहास है। जब आतताइयों की बात आती है तो भगवान परशुराम आतताइयों का पूरे सृष्टि से समूल नाश करने का काम करते हैं। जब दुश्मनों से लड़ने की बात आती है, सृष्टि के हमारे देवी देवता परेशान होते हैं, तो हमने महर्षि दधीच को भी हम ही ने देने का काम किया है। किसी दूसरे समाज में नहीं उदाहरण मिलेगा कि ब्राह्मण का बेटा अपने शरीर की हड्डियां दान करे और कहे दानवों का नाश करो। यदि किसी ने दिया है तो ब्राह्मण समाज ने देने का काम किया है। बगैर पैसे के हिसाब के दुनिया कैसे समीकरण बनाएगी? जब अर्थशास्त्र की बात आई तो कौटिल्य हमारे महापुरुष, हमारे ब्राह्मण समाज के, उन्होंने दुनिया को अर्थशास्त्र देने का काम किया। जब मुगलों ने हमला किया हमारी सृष्टि पर, हमारे संस्कारों पर, हमारी तक्षशिला विश्वविद्यालय को आग लगा दी, नालंदा को खत्म करने का प्रयास किया, तो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे गुरुजनों ने वेद पुराण उपनिषद जो सुरक्षित रखे थे, आने वाली पीढ़ी से कहा इनको याद कर लो और आने वाले बच्चों को याद करा देना। हमें गुरुदक्षिणा नहीं चाहिए। आज हमारे वेद पुराण उपनिषद यदि सुरक्षित हैं तो हमारे ब्राह्मण समाज के गुरुजन वृंद, संत महापुरुषों की देन है। पंचकुला में भगवान परशुराम जयंती का ये आयोजन सामाजिक एकता और सांस्कृतिक गौरव का शानदार मंच साबित हुआ। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक और हरियाणा के सीएम नायब सैनी की मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को और भी खास बना दिया। ये आयोजन न सिर्फ भगवान परशुराम के आदर्शों को याद करने का अवसर बना, बल्कि समाज को एकजुट करने का संदेश भी दिया गया। पंचकुला से सूर्य समाचार के लिए तारा ठाकुर की रिपोर्ट। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 121वां एपिसोड पूरे देश ने देखा, सुना। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, लखनऊ और अयोध्या में भी इस कार्यक्रम को बड़े उत्साह के साथ सुना गया है, जिसमें यूपी के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के तमाम नेता शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में बड़े उत्साह के साथ सुना गया। प्रयागराज में यूपी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने संगम नगरी के स्थानीय कार्यकर्ताओं और नागरिकों के साथ इस कार्यक्रम को सुना। उन्होंने पीएम मोदी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की बात की। और प्रधानमंत्री जी ने 121वां एपिसोड है। इस पूरे देश को, इस देश के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं, परिवार के साथ बैठते हैं। और न केवल बैठते, वन वे नहीं है कि वो कुछ भी बोलते हैं और पब्लिक सुनती है। देश के 140 करोड़ लोग को आमंत्रित करते हैं, उनके सुझाव, उनके क्षेत्र में क्या अच्छा हो रहा है, उनके क्षेत्र में क्या समस्या है, क्या अच्छा कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से जो महीने का लास्ट संडे होता है, उस लास्ट संडे पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस पूरे देश को, चाहे यूपी में कोई बैठा हो, चाहे बिहार में कोई बैठा हो, चाहे तमिलनाडु में कोई बैठा हो, चाहे महाराष्ट्र में कोई बैठा हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सबको जोड़ देते हैं। सबको लगता है एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना है वो साकार होती हुई दिखती है। तो वहीं लखनऊ में कैबिनेट मंत्री
दानिश आजाद अंसारी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ इस एपिसोड को सुना और इसे एकता का प्रतीक बताया। देखिए, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मन की बात में तमाम बातें कही, पूरे देश की भावना उन बातों से जुड़ी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी शोक व्यक्त किया और पूरे देश की संवेदना जो परिवार है जिनके ऊपर यह हादसा हुआ उनके साथ है। जिन आतंकवादियों ने इस तरीके के कायराना हरकत को अंजाम दिया है, निश्चित तौर पे ये क्षमा योग्य नहीं है। और भारत, ये आज का भारत है, ये दुस्साहस उन्होंने किया है, जो कायराना हरकत उन्होंने की है, इसका कड़ा और मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। पूरे देश की भावना उन परिवारों के साथ है और जो भी इस घटना के पीछे है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उसको सख्त से सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, ऐसा हम पूरा विश्वास दिलाते हैं। एनआईए ने भी घटना की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस घटना को लेके पूरी तरीके से संजीदगी दिखाई है और गंभीरता दिखाते हुए जो भी कड़े और ठोस कदम उठाए जाने चाहिए इस घटना के विरोध में, इसका कड़ा जवाब देने के लिए, वो तमाम कदम भी हमारी केंद्र की मोदी सरकार उठा रही है। दूसरी ओर अयोध्या में बीजेपी के नेता वेद प्रकाश गुप्ता ने रामनगरी के लोगों के साथ मन की बात सुनी और इसे देश की प्रगति का मंच करार दिया। मोदी जी ने जो स्टार्टिंग में बात कही, सही बात है। देश में आक्रोश है, गुस्सा है, अब गुस्सा भी है, आक्रोश भी है और उम्मीद भी है मोदी जी से देश की जनता को कि जो ये नृशंस और जो क्रूर जो हत्याकांड पाकिस्तान पस्त जो ताकतें थी उन्होंने किया, तो इस बात को लेकर के बड़ा गुस्सा है और देश की जनता को बहुत उम्मीद है मोदी जी से कि जिस तरीके से चाहे उड़ी का हमला था, चाहे पुलवामा का था, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक कर करके और एयर स्ट्राइक कर करके जो बदला लिया गया था, इस बार भी बदला लिया जाएगा और इस बार बदला ऐसा लिया जाएगा कि पाकिस्तान कभी हिम्मत ही ना जुटा सके हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कोई घटना है, ऐसी हरकत करने। इस एपिसोड में पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में हाल ही में आतंकी हमले का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में शांति और पर्यटन बढ़ रहा था, लेकिन देश के दुश्मनों ने इसे बाधित करने की कोशिश की। पीएम ने आतंकवाद के खिलाफ देश की एकजुटता पर जोर दिया। साथ ही देश भर में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए उन्होंने लोगों को पानी पीने और छाया में रहने जैसे बचाव के टिप्स भी दिए। मन की बात का 121वां एपिसोड उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एकता, जागरूकता और प्रेरणा का संदेश लेकर आया। प्रयागराज, लखनऊ और अयोध्या में इस कार्यक्रम को सुनने की गूंज से साफ है कि पीएम मोदी का ये मंच देशवासियों को जोड़ने और प्रगति की राह दिखाने में अहम भूमिका निभा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी की ओर से पहलगाम का जिक्र हुआ। वहीं बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो सरदारी के ताजा बयान पर कड़ा जवाब दिया है। सिद्धार्थनगर में एक कार्यक्रम के दौरान पाल ने बिलावल के बयान को कीदड़ भपकी करार देते हुए कहा है कि ये नया भारत है जो किसी के सामने नहीं झुकेगा। और जो पाकिस्तान जूझ रहा है खाने के संकट से, अब वो पानी के लिए भी तरसेगा। ये बिलावल भुट्टो की गीदड़ भपकी है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो सरदारी के हालिया बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। जगदम्बिका पाल ने कहा है कि बिलावल का बयान महज गीदड़ भपकी है और पाकिस्तान को ये समझना होगा कि ये नया भारत है जो अपनी संप्रभुता और सम्मान पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करता। उन्होंने भारत की मजबूत विदेश नीति और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ की। बिलावल भुट्टो ने हाल ही में भारत के खिलाफ एक बयान था जिसे लेकर भारत में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने सिद्धार्थनगर में कहा कि पाकिस्तान अपनी नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए ऐसे बयान देता है, लेकिन भारत अब पहले जैसा नहीं है। उन्होंने 1971 के युद्ध का जिक्र करते हुए कहा था कि अब पाकिस्तान को अपनी हार से सबक लेना चाहिए। तो शायद उन्हें 19 सितंबर 1960 का वो समझौता नहीं याद है कि सिंधु नदी भारत की, सिंधु ने समझौते में कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है और उनको भी हम जल दें, इसलिए कि पड़ोसी के यहाँ भी चाहे सिंचाई के लिए या वहाँ के जीवन के लिए पानी की उपलब्धता हो, लेकिन
आज जिस तरह से 28 बेगुनाह लोगों को पहलगाम की उस वादियों में निर्दोष लोगों को मारा है और जिसमें साबित हो गया है कि केवल वो आतंकवादी नहीं है, उनको पाकिस्तान के जो आर्मी के असीम जो मुनीर हैं, आसिफ मुनीर हैं, जो सेना अध्यक्ष हैं, उन्होंने उकसाया। उन्होंने जिस तरह से भारत को कहा कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमको बताना होगा और हिंदू मुसलमान अलग हैं, और जिस तरह से उसका परिणाम हुआ कि आज वहाँ का सेना अध्यक्ष खुद आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। अभी तक तो सेना पे आईएसआई पे लगता था, अब तो सेना अध्यक्ष ने खुलेआम किया है। उनके रक्षा मंत्री ने स्वीकार किया कि हमने पिछले 30 सालों से गंदा काम किया है, हमने आतंकवाद को फंडिंग किया, ट्रेनिंग देने का काम किया है। और जो पाकिस्तान जूझ रहा है खाने के संकट से, अब वो पानी के लिए भी तरसेगा। ये बिलावल भुट्टो की गीदड़ भभकी है। पहले आतंकवाद को अगर बिलावल भुट्टो नहीं समाप्त करना चाहते अपने पाकिस्तान की धरती से, जिसके कारण उनको कीमत चुकानी पड़ रही, राजनीतिक अस्थिरता है, अर्थव्यवस्था का संकट है, तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया है कि आज पाकिस्तान टूटने के कगार पे है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में बलूचिस्तान आर्मी के लोग ट्रेन हाईजैक कर ले रहे हैं। तो पहले वो आतंकवाद को समाप्त करें, भारत को गीदड़ भभकी न दें। और निश्चित तौर से देश प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि ना हम उन आतंकवादियों को या उनके आका अगर पाताल में बैठे होंगे तो पाताल से भी खोज के निस्तार। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का बिलावल भुट्टो को दिया गया ये जवाब नए भारत की मजबूत छवि को दर्शाता है। सिद्धार्थनगर से निकला ये संदेश साफ है कि भारत किसी भी तरह की धमकी या गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये घटना एक बार फिर भारत पाक संबंधों में तनाव को उजागर करती है और वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती ताकत को रेखांकित करती हुई नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में आगजनी से कई बड़ी घटनाएं सामने आई हैं और इन घटनाओं के चलते उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हड़कंप मचा हुआ है। गाजियाबाद के कार शोरूम में आग देखने को मिली है, प्रयागराज में आग देखने को मिली है, प्रयागराज में शिक्षा निर्देशालय और कानपुर के कपास गोदाम में भीषण आग लगी हुई है। आग ने लाखों का नुकसान किया है। आगजनी की इन तमाम घटनाओं को लेकर के ये खास रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र में कपूरथला के नावेल्टी सिनेमा के पास एक रिहायशी फ्लैट में भीषण आग लग गई। आग फ्लैट की चौथी मंजिल पर लगी, जहां 4 से 5 लड़कियां फंसी थी। वहीं समय रहते ही सभी लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन आग की लपटों से इलाके में अफरा तफरी मच गई। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से बताई जा रही है। वहीं दूसरी घटना गाजियाबाद से ही है, जहां एक कार शोरूम में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि शोरूम में रखी गाड़ियां और लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मेहनत के बाद आग को काबू कर लिया गया। वहीं पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम आग के कारणों की जांच कर रही है। तो वहीं प्रयागराज में शिक्षा निदेशालय में लगी आग ने सबको चौंका दिया। ग्राउंड फ्लोर के कमरा नंबर 14 और 15 में लगी आग। इस आग ने एडेड स्कूलों की करीब 5000 महत्वपूर्ण फाइलें जला दी। वहीं फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन इन्वर्टर ऑन होने की वजह से फायर फाइटर्स को करंट के झटके लगे, जिससे वहां चीख-पुकार मच गई। फाइलों की वजह से आग तेजी से फैली और इसे बुझाने में 4 घंटे का समय लगा। तो उधर कानपुर में भी एक कपास के गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम में रखा लाखों रुपए का कपास और सामान जलकर खाक हो गया। दमकल कर्मियों ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को ही आग की वजह बताया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में इन शहरों में हुई आगजनी की घटनाओं ने प्रशासन और स्थानीय लोगों को अलर्ट कर दिया है। लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज और कानपुर में दमकल कर्मियों की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया, लेकिन लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। इन घटनाओं ने इस बार फिर इमारतों में फायर सेफ्टी के इंतजामों की अहमियत को सामने ला दिया। वहीं पुलिस और प्रशासन सभी मामलों की जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।